और नेक्स्ट अपन इसके अंदर देखेंगे जुलाई 2024, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, जुलाई 2024 का पहले देखते हैं नेशनल जुलाई 2024 का। सबसे पहले न्यूज़ अपन इसमें देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन मिशन के भारतीय अधिकारी की मृत्यु। देखो ये यूनाइटेड नेशन मिशन क्या चीज़ है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ। ये शांति मिशन होते हैं यूएनओ के, ठीक है। इनको ब्लू कैप धारी बोलते हैं, ये ब्लू कैप पहनते हैं। जैसे अपन पुलिस में देखते हैं ब्लैक कैप होती है, ब्राउन कैप होती है, ऐसे इनको ब्लू कैप्स बोलते हैं, है ना। और ये यूएन पीस कीपिंग की तरफ से होता है। इनका काम क्या होता है, जैसे मान लो अब इसराइल और फिलिस्तीन के अंदर लड़ाई हो रही है। अब इसराइल की सेना का टारगेट तो फिलिस्तीन की सेना है, हमास, और फिलिस्तीन की सेना का टारगेट इसराइल की सेना है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अब अपन जैसे बात करते हैं कि कोई फिलिस्तीनी सैनिक बाहर आएगा अपने बंकर से, जहाँ भी वो छुपा हुआ, तो इजरायली सेना उसको मार देगी। कोई इजरायली सैनिक आएगा फिलिस्तीन की सीमा में, तो फिलिस्तीन की सेना उसको मार देगी। तो फिर जो आम नागरिक है उनकी रक्षा कौन करेगा, है ना। वैसे तो फिर वो अराजकता फैल गई ऐसे तो देश में, फिर लूटमार हो जाएगी ये सब। तो फिर अब उस समय कौन संभालेगा देश को। तो उस समय ये जो होते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स होती है, ये सीन के अंदर आती है। मतलब ये किसी की नहीं होती है, मतलब ना तो वो फिलिस्तीन का पक्ष लेंगी ना वो इसराइल का पक्ष लेंगी, वो सिर्फ मानवता की पक्षधर है। वो किसके कहने पे, यूनाइटेड नेशंस के कहने पे, ठीक है ना। ये तो इनके जैसे जो ऑफिसर्स होते हैं ब्लू कैपधारी होते हैं, ठीक है। और फिर इनकी जैसे जो गाड़ियाँ रहती हैं उनके ऊपर वाइट फ्लैग लगा रहता है, शांति, है ना। ऐसे जब कभी शांति का कोई पैगाम होता है तो वाइट फ्लैग लेके वो आगे जैसे बढ़ते हैं, और इनकी मतलब वैसे, और उनकी यूएन मिशंस की गाड़ी के ऊपर वाइट फ्लैग रहता है। तो वाइट फ्लैग का मतलब हो गया कि ये इम्पार्शियल हैं ही, ठीक है, और मानवता के नाते यहाँ घूम रहे हैं। तो उनको ना तो टारगेट करना होता है दोनों, ना हमास उनको टारगेट करेगा ना फिलिस्तीन को इसराइल करेगा, ठीक है ना। और इनके किसी ऐसे अधिकारी की, इसके यूएन पीस कीपिंग के अधिकारी की मृत्यु होती है, तो इसका मतलब है इंटरनेशनल लॉज का आपने वायलेशन किया है। ये सब गवर्न किससे होता है, ये अपने एक वियना संधि है, ठीक है। वियना कन्वेंशन, वियना VIENN, वियना कन्वेंशन, है ना। वियना कन्वेंशन ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद साइन हुई है 55 में, अंदर इसका मॉडर्न रूप आया 1955। तो वियना कन्वेंशन ये बोलती है कि यूएन के किसी भी अधिकारी या यूएन के काफिले के ऊपर कोई भी देश हमला नहीं करेगा, ठीक है ना। ये वियना, फिर जैसे क्या है, जैसे मान लो युद्ध होता है एक दूसरे के सैनिकों को पकड़ लिया, तो आप जो युद्ध प्रिजनर्स ऑफ वार बोलते हैं उनको, POW, ठीक है, तो उनको आप अमानवीय यातनाएं नहीं दोगे, अनह्यूमन क्रूएल्टी उनके साथ नहीं करोगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर के साथ। ये सब कौन बोलता है, ये वियना कन्वेंशन बोलती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज हैं। अब क्या हुआ, क्या इस यूएन पीस कीपिंग मिशन के अंदर हर देश अपने अपने सैनिक भेजता है। यूएनओ में अपन जैसे देखते हैं 193 मेंबर हैं, ठीक है, उसमें भारत भी मेंबर है। तो सब अपने अपने मेंबर्स भेजते हैं, हर रैंक का अधिकारी इसके अंदर जाता है, मिलिट्री से भी जाते हैं, सिविल फोर्सेस से भी जाते हैं, SP DSP IPS सब जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें एक भारतीय गए जिनका नाम ये है वैभव अनिल काले। तो इनकी ड्यूटी लगाई गई यूएन पीस कीपिंग के तहत अपने गाजा के अंदर, फिलिस्तीन, ठीक है। तो वहाँ पे एक इजरायली रॉकेट से इनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और ये पहले ऐसे अधिकारी हैं यूएन पीस कीपिंग मिशन के जिसकी यूएन मिशन के दौरान मृत्यु हुई हो, हवाई हमले में, मतलब किसी भी दुश्मनों के हमले में। ऐसा नेचुरल डेथ नहीं थी, एक्सीडेंटल डेथ है ये। यूएन मिशन के भारतीय अधिकारी की मृत्यु 17 मई 2024 की घटना है। कौन थे, कर्नल वैभव अनिल काले, है ना। वैभव अनिल काले कर्नल है ना, एक्स कर्नल। मैंने बोला अपने डिफेंस फोर्सेस कर्नल, तो अपन जैसे अब आर्मी में आए तो फट वो रिवीजन कर लिया करो रैंक्स का, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर, फिर BCL, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो इधर आ गया ना BCL, कर्नल, लेफ्टिनेंट, फिर मेजर, कैप्टन एंड लेफ्टिनेंट, फिर समकालीन जो इसके अपने नेवी के हैं उनका करो, एयरफोर्स का करो, तो फट वो रिवीजन हो जाता है। यही वो जैसे हम बोलते हैं ना बहाने होते हैं, है ना, जैसे नहीं पढ़ने का बहाना है, ऐसे पढ़ने के बहाने हैं कि कर्नल आ गया तो उस बहाने में फट लिख डालू रैंक्स। CCC बताया था, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लेफ्टिनेंट, और अपने सब लेफ्टिनेंट, हाँ, मतलब नेवी में बात कर रहे हैं, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, सब लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट, ऐसे, है ना। तो फट से लिख लिया करो। हुई का मृत्यु राफा गाजा के अंदर,
ठीक है, गाजा अपने फिलिस्तीन का हिस्सा है, वहाँ पे राफा शहर के अंदर ये हुई कैसे? इजरायली हमले में हुई। इसराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था 7 अक्टूबर 2023, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई एक दो एग्जाम में, 7 अक्टूबर 2023, 24 नहीं है, तो 7 अक्टूबर 24 को तो 1 साल हो गया इस युद्ध को, तभी तो युद्ध विराम की बातें चल रही हैं अभी। इसमें मैंने बताया था मिस कतरनी इसके अंदर मध्यस्थता कर रही है, मिस कतरनी, मिस से मिस्र, कतरनी से कतर, कतर की राजधानी दोहा WTO से जुड़ा हुआ है, कुवैत, बहरीन, कतर अपन जैसे देखते हैं यूएई के पास हुआ है, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। अब ये ऐसे जो मृत्यु हुई है यूएन अधिकारी की, यूएन मिशन से जो जुड़े हुए हैं, ये ऐसा पहला मामला है यूएन मिशन डेथ, ठीक है। कौन? वैभव अनिल काले। यूएन महासचिव हैं कौन? एंटोनियो गुटारेस, ये पुर्तगाल के हैं, इन्होंने भी निंदा करी है इसकी। यूएनओ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, स्थापना, ये चार्टर की साइन की कोई डेट नहीं, स्थापना मतलब इस दिन से यूएनओ ने काम करना चालू कर दिया। तो यूएनओ स्थापना दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर, 24/10। वर्तमान में 193 देश हैं, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। अब आप, मैं होमवर्क देता हूँ, अब बताओ सबसे लास्ट में जुड़ने वाला देश कौन सा है इसके अंदर? बिल्कुल सही, एस से क्या हुआ? साउदर्न सूडान, ठीक है, सबसे लास्ट में जुड़ने वाला। तो ये न्यूज़ थी वैभव अनिल काले, यूएन पीस कीपिंग मिशन। यूएन मिशन का मतलब सीधा सा होता है यूएन पीस कीपिंग मिशन। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बना है जिसने कि सीबीआई को यस की है। यस का मतलब कि सीबीआई अब हमारे राज्य के अंदर आकर छानबीन कर सकती है। अब क्या सर ऐसा जरूरी होता है? कि बिल्कुल सीबीआई के लिए जरूरी है। सीबीआई बगैर राज्य की अनुमति के या बगैर संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के आदेश के उस राज्य के अंदर कदम नहीं रख सकती है, ठीक है ना। तो ये सीबीआई की ये खास बात है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ बराबर यस टू सीबीआई, यस किया है। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि सेंटर के अंदर अपन देखते हैं बीजेपी गवर्नमेंट है और यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, तो ये इसलिए किया गया है ना। पहले मना कर दिया गया था ऐसे। 9 राज्य ऐसे हो गए जो कि जिनके अभी भी नो है, नो बोलते हैं अपन, नो टू सीबीआई, 9 राज्य। कौन कौन से साहब? पंजाब, राजस्थान। आप बोलोगे सर राजस्थान में तो अब आ गई ना अपने गवर्नमेंट बीजेपी, हो जाएगा तो क्यों टेंशन करते हो, 9 के 8 हो जाएंगे। झारखंड, बिहार, मेघालय, मिजोरम और तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला, ऐसे क्लबिंग में पढ़नी है। मेघालय, मिजोरम देखते हैं अपन, ये मेघालय, मिजोरम नीचे, झारखंड, बिहार बगल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार नहीं सॉरी वेस्ट बंगाल, झारखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, ये देखो पंजाब, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, 9 राज्य हो गए। सीबीआई जांच प्लस केस दर्ज बराबर राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है संबंधित राज्य की, ठीक है। बगैर अनुमति के नहीं आ सकती सीबीआई किसी भी राज्य के अंदर, ठीक है। फिर अपन देखते हैं सीबीआई की स्थापना वगैरह, जैसे क्या है कुछ आता है एग्जाम्स में पूछते हैं, तो सीबीआई की स्थापना हुई है ना, ये डीपीएसपी पढ़ते हैं अपन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना, ये यही है, ये डीएसपी नहीं है, ये डीपीएससी है, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ये लिखा हुआ देखो, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, है ना। तो ये विशेष पुलिस बनाई गई थी 1946, आज़ादी से पहले, देख लो 47 में आज़ाद होगा, उससे पहले। ये सेक्शन 6 ये बोलता है कि संबंधित राज्य की अनुमति आवश्यक है, ठीक है। ये सीबीआई के साथ है, तो सर क्या ऐसा सभी के साथ है? नहीं, अनुमति नहीं बराबर ईडी और एनआईए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईडी को अपन बोलते हैं प्रवर्तन निदेशालय, और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, इनको संबंधित राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं होती है ना। बड़ा डिफरेंस, ये एग्जामिनर की पसंद है। अब नीचे अपन ने तुलना बता दी साहब, ईडी ले लो, सीबीआई, ईडी और एनआईए। सीबीआई की स्थापना 1963, भाई 46 का तो वो एक्ट है, लेकिन आज़ादी से पहले का था, फिर अपन ने चेंज किया। डीपीएससी था, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, वो 1946 का, लेकिन आज जो सीबीआई थी तो 63 की स्थापना है। ईडी जो है ये 1956 की है और एनआईए 2009 का है। फिर ये लिख दिया मैंने। फिर देखो यहाँ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो सीबीआई जो है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंदर है, डीओपी, इसमें लिख लो यूपीएससी भी डीओपी के अंडर में ही आती है, और एमओपी है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, कार्मिक विभाग, ठीक है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आता है सीबीआई वाला, तो उसमें आता है कि ये पीएमओ के अंडर में काम करती है, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है। नो, किसके मंत्रालय कौन सा है? पर्सनल, कार्मिक मंत्रालय। विभाग कौन सा है? कार्मिक विभाग। यूपीएससी भी कार्मिक विभाग के अंडर में आता है।
ठीक है, अनुमति आवश्यक संबंधित राज्य की। और अभी अदर क्राइम में मैं बता देता हूँ अदर क्राइम क्या होते हैं। अब रुको एक मिनट। ईडी अपन देखते हैं 1956 में स्थापना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, नीचे लिखा हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, और अनुमति नहीं, संबंधित राज्य की अनुमति आवश्यक नहीं है। फाइनेंशियल क्राइम से देखती है, फिन क्राइम्स लिखा हुआ ना, वित्तीय क्राइम्स देखती है। और वित्तीय क्राइम्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को वाइट करना, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। कपड़े लॉन्ड्री होने भेजते हैं, गंदे कपड़े साफ हो जाते हैं, तो ये पीएमएलए एक्ट ये है कि जो 2 नंबर की कमाई है काला धन, उसको वाइट करने के जो तरीके होते हैं, जो भी उन सब क्राइम्स को, फाइनेंशियल क्राइम्स को ईडी जांच करती है। रिश्वत में आपने कोई पैसा कमाया, उसको आप दिखा रहे हो कि मेरे को किसी कंपनी से रिटर्न मिला है, तो ये फाइनेंशियल क्राइम होता है। ईडी उस पर काम करती है। एनआईए 2000 के अंदर गठन हुआ, क्यों हुआ साहब? 26 नवंबर, अपना संविधान के अंदर जो तारीख लिखी हुई है प्रस्तावना में 26 नवंबर ही लिखी हुई है। संविधान दिवस मनाते हैं अपन उस दिन। उसी दिन 2008 में मुंबई पे अटैक हुआ था, ताज पे, 26 नवंबर 2008। उस हमले के बाद ही इस एनआईए का गठन किया गया था 2009 में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, अनुमति नहीं चाहिए होती संबंधित राज्य की, और टेररिज्म पे ये काम करती है। एंटी टेररिस्ट का एक्टिविटीज़ को ये रोकने का एनआईए का काम है, क्योंकि टेररिस्ट का अटैक हुआ था, कसाब नाम सुनाइए। अब देखो डीओपी में, इधर सीबीआई में लिखा हुआ अदर क्राइम्स, और जितने भी क्राइम बच जाते हैं, जैसे मर्डर है कि नहीं है, भंवरी देवी रेप कांड, रेप मर्डर केस हुआ, ये आया जोधपुर वाला, है कि नहीं है, तो सब हर तरह की फिर जितने भी क्राइम में बच जाते हैं जिस भी तरह का, वो सब किस में आ जाता है? वो सीबीआई में आ जाता है। ऐसे जैसे साइबर क्राइम हुए, तो साइबर में नो डाउट मिले जुले काम होते हैं। कोई टेररिस्ट इन्वॉल्व है तो एनआईए भी आता है नो डाउट उसमें, कोई पैसों का लेना देना है तो पीएमएलए से ईडी भी आता है इसके अंदर, और ये ऐसे। तो ये जो टेबल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, मैं बता दूँ। समझ रहे हो आप? समझ के हिसाब से दे लो। अपन यूपीएससी में देखते हैं मेंस के अंदर इंटरनल सिक्योरिटी ऑप्शन में सिलेबस में टॉपिक है, वो सब यही हिस्सा है। बड़ी बड़ी अपन बातें करते हैं, वो सर ऐसे इंटरनल सिक्योरिटी में फलाना डेम का वो, अरे पहले बेस तो जान लो, बेस से इमारत खड़ी होगी, ये चीज़ है। कभी भी आए इस कंपेरेटिव टेबल को बनाओ और लो, ये बेस टेबल है, ठीक है। तो देखो न्यूज़ तो कहती कि इतनी सीधी छत्तीसगढ़ ने अनुमति दी साहब, अभी भी नहीं देने वाले 9 राज्य हैं, लेकिन अपन कहाँ खींच लाए उसको, ये कैसे खींचेगी क्वेश्चनों से, ठीक है। ये हो गया, डीओपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं तीसरी न्यूज़ ये है कि अपन ने स्मार्ट टॉर्पीडो अभी लॉन्च करी है, टेस्ट हुआ, लॉन्च करी है। तो ये पहले तो वर्ड पढ़ो, ये टॉर्पीडो क्या है? ये टी से जो है ना, ये टॉर्पीडो ही है। ये टॉर्पीडो होती क्या है? देखो ये जहाज है, एक जहाज है, पानी के अंदर है जहाज, ये दूसरा जहाज है, ठीक है। अब इस जहाज को अपने को उड़ाना है, ये जहाज चल रहे हैं समुद्र में, तो नीचे अंदर होती है जिसको अपन, एक ये तो है तो शिप, ठीक है ना, शिप तो ऊपर सतह पे चलते हैं, और पानी के अंदर चलती है, बिल्कुल पानी के अंदर मछली की तरह, उनको अपन बोलते हैं सबमरीन, और उसी को हिंदी में बोलते हैं अपन पनडुब्बी, डुबकी लगाई रहती है पानी के अंदर, पनडुब्बी। तो अब इस पनडुब्बी को ये जहाज टारगेट करना है, तो पनडुब्बी नीचे से मिसाइल छोड़ता है, ठीक है, और इसी मिसाइल को अपन बोलते हैं टॉर्पीडो, ठीक है। यहाँ से निकलती है ट्यूब में से, टॉर्पीडो ट्यूब में से, और वो जाके वो सामने हिट करती है, इधर कहीं भी हिट कर सकती है, ऐसे ये पनडुब्बी से चलती है ये। अब देखो इसकी क्या ये होती है, जैसे आपको जानना ना टॉर्पीडो वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छी मूवी है U571, वो जर्मन सबमरीन के ऊपर है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कैसे एक तहलका मचाया था अटलांटिक ओशन में जर्मन यू बोट्स ने, है ना। ऐसे यू बोट्स मतलब उनका कोड हुआ करता था पनडुब्बी के लिए, ठीक है। तो ये टॉर्पीडो, अब टॉर्पीडो के अंदर क्या होता है, उसकी लिमिट ये होती है कि जैसे वो 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी रेंज नहीं होती है टॉर्पीडो की, 20 ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 25 किलोमीटर उसकी रेंज होती है मारक क्षमता। जबकि अपन अदर मिसाइल जो जेड में देखी थी, वो तो मतलब 3-4 हज़ार किलोमीटर तक मार करती है, जैसे अग्नि तो पृथ्वी ऐसे। अब क्षमता है कम। अब इसका डिमेरिट क्या होता है कि जैसे ये जहाज चल रहा है, ये यहाँ पे पनडुब्बी है, अब मेरे को अगर इस जहाज को उड़ाना है तो पहले 15 किलोमीटर पास आना पड़ेगा इस जहाज के, तभी मैं टॉर्पीडो छोड़ पाऊंगा, नहीं तो टॉर्पीडो पहले फूट जाएगा और वो जहाज को हिट नहीं कर पाएगा वो। तो अब फिर दूसरा नुकसान ये होगा कि जब मैं इसके पास आऊँगा तो ये जहाज भी तो रडार से मेरी फ्रिक्वेंसी पकड़ लेगा, ये इधर से छोड़ देगा टॉर्पीडो दूसरा, या दूसरी पनडुब्बी को मैं टारगेट कर रहा हूँ तो वो पनडुब्बी तो मेरे को पकड़ लेगी, मैं उसके सोनार पे आ जाऊँगा,
तो फिर अब मेरे को भी दिक्कत है। अब इसका इलाज क्या हो? इलाज यही है कि यार दूरी तो अपन बनाए रखें। अब दूरी बना लूंगा तो सर फिर वो टॉर्पीडो नहीं जाएगी, फिर तो अपन क्यों ना इस टॉर्पीडो की रेंज बढ़ा दें। अब टॉर्पीडो की रेंज कैसे बढ़ाएं? ऐसा करते हैं सर, ये अपने टॉर्पीडो, ठीक है, ये तो 20 किलोमीटर जाएगी ना जैसे जाती थी, लेकिन अपन इसके साथ एक दूसरा रॉकेट और लगा देते हैं, ठीक है, और इस रॉकेट की अपन क्षमता कर देते हैं 600 किलोमीटर। कहने का मतलब 600 किलोमीटर तक तो इस साइड में जो रॉकेट लगा हुआ है ना नीचे, ये लेके जाएगा। 600 किलोमीटर पर ये तो बंद हो जाएगा, फ्यूल खत्म, उसके बाद ये चालू होगी मेन टॉर्पीडो, और ये इसको छोड़ेगा, और फिर अगले जो मेन जो 20 किलोमीटर है ये टॉर्पीडो अपने बलबूते कवर करेगी। यही अपन ने कर दिया। जैसे ये टॉर्पीडो, ये तो हो गई मिसाइल, इसके ऊपर अपन ने लगा दिया टॉर्पीडो, तो 600 किलोमीटर तक तो सिर्फ ये लेके जाएगा, और फिर उसके बाद 600 किलोमीटर बाद ये तो गायब, ये जो टॉर्पीडो सीन में ये फिर आगे वो हिट करेगी। यही हो गया स्मार्ट टॉर्पीडो। स्मार्टफोन है ना अपने पास, ये स्मार्ट टॉर्पीडो हो गया। क्या फुल फॉर्म है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, SMART। टॉर्पीडो तो यहाँ आ रहा है ना, लेकिन इस टॉर्पीडो को असिस्ट कौन कर रहा है? ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्ट कर रही है। ये ऐसा टॉर्पीडो है हु इज असिस्टेड बाय सुपरसोनिक मिसाइल। ये है सुपरसोनिक मिसाइल। सुपरसोनिक कैसे? कि जब ध्वनि की गति से कोई चीज तेज चलती है तो उसको अपन बोलते हैं सुपरसोनिक। सोनिक जो है ये अल्ट्रासाउंड, साउंड ध्वनि की गति से फैला है, तो ये सुपरसोनिक ध्वनि गति से एक गुना तेज चलता है तो उसको बोलते हैं मैक 1, मैक 2 मतलब ध्वनि गति से डबल, मैक 3, मैक 5, मैक 6, तो ये मैक 4 पे चलता है ये ऐसे, ठीक है। तो ये है, अब देखो वही आ रहा है 643 किलोमीटर तक तो ये मिसाइल लेके जाएगी इसको, उस टॉर्पीडो को। अगले जो 20 किलोमीटर है सेल्फ टॉर्पीडो, खुद टॉर्पीडो कंट्रोल गवर्न करेगा। ऐसे करके अब उस टॉर्पीडो की मारक क्षमता क्या हो गई? 663 किलोमीटर हो गई। वो जो टॉर्पीडो कभी सिर्फ 20 किलोमीटर मार कर सकता था, आज कितने किलोमीटर मार कर सकता है? 663। दुश्मन समझ ही नहीं पाएगा कि यार ये टॉर्पीडो चली कहाँ से है, क्योंकि दुश्मन के पास तो जो रडार है वो ज़्यादा 35 किलोमीटर देख सकता है पानी में। सोनार जो है 35 किलोमीटर, वो तो मतलब एक तरह से पोर्ट पे खड़े खड़े ही उस पनडुब्बी ने फायर कर दिया विशाखापट्टनम से बे ऑफ बंगाल में, और पता ही नहीं लगा कहाँ हुआ, मतलब कहाँ से आई हो दुश्मन को, और टारगेट खत्म। तो ये है स्मार्ट टॉर्पीडो, देखा अपन ने ऐसे, समझ गए? ये फिर नेक्स्ट आता है भीष्म। तो ये तो यूक्रेन में अपन ने पढ़ाई था भाई, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा करी मोदी ने, वही रेल फोर्स 1, वहाँ भीष्म में अपन ने 4 तंबू दिए, टेंट यूक्रेन को। अयोध्या का मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ भी सामने लगे हुए। तो ये क्या है? भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। साहब क्या है? मतलब ये क्या है? ये ऐसा हॉस्पिटल वो ड्रोन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये क्या है? जैसे मैंने बताया है कि इसके अंदर तो मैंने नहीं बताया ना, ये वो क्योंकि पहले अपन पढ़ चुके हैं, अक्टूबर नवंबर में से ज़्यादा नहीं है। ये ऐसे टेंट नुमा हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल। यहाँ लिख लो, यहाँ पे घबरा जाओगे नहीं तो सर ये क्या है? टैंक नहीं है, टैंक भी अपना भीष्म नाम से, लेकिन ये भीष्म यहाँ क्या है? एक्रोनिम। ये पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है। ड्रोन से देखो कहीं भी ले जाएंगे, और वहाँ से इनको अपन ने लॉन्च कर दिया, और नॉर्मल जैसे सारी सुविधाएं इनके अंदर, ऑपरेशन हो सकता है, जांच हो सकती है, सारे फटाफट असेंबल हो जाएंगे। इनकी चेकिंग हुई है कहाँ पे? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा के अंदर। पैराशूट्स की जो टेस्टिंग होती है आगरा में होती है। जैसे अपन ने याद करो ATR पढ़ा था, एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज, चित्रदुर्ग अपने कर्नाटका। ऐसे ये एरियल डिलीवरी है, पैराशूट की जो टेस्टिंग रेंज है वो आगरा में। तैनाती 22 जनवरी 2022 को राम मंदिर उद्घाटन के दौरान भी हुई थी, कि अगर खाना खासा जरूरत पड़े तो। भारत ने ये 4 ऐसे टेंट अपन ने भेंट किए थे यूक्रेन को, जब मोदी गए थे यूक्रेन, बताया था मैंने वहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये अपने भीष्म है। भीष्म टैंक नहीं है, अपना जो मेन बैटल टैंक है ना वो तो भीष्म है, लेकिन ये भीष्म यहाँ पे क्या है? पोर्टेबल हॉस्पिटल्स है। फुल फॉर्म में आ रहा है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर SHM, सहयोग हित एंड मैत्री। फिर अपन देखते हैं कि ये BCG टीकाकरण है ना, ये टीबी के लिए लगता है, लेकिन अभी तक बच्चों में लगता था, लेकिन अपन ने देखा कि यार बच्चों के साथ साथ एडल्ट्स में भी आजकल ये टीबी होने लग रही है। टीबी पहले लंग्स में ही होती थी, आज पता चल रहा है कि टीबी लंग्स को छोड़
जैसे फीमेल्स में देखते हैं ओवरीज में हो रही है, किडनी के अंदर हो रही है कि नहीं, और अंग्स को भी वो टीबी आजकल डेवलप हो रही है। तो ये देखा कि पहले बच्चों में तो सिर्फ लंग्स के लिए था, अब एडल्ट्स में और वृद्धजनों में भी ये बीसीजी टीका लगाने की जरूरत है। तो ये टॉपिक आ जाता है अपने एडल्ट वैक्सीनेशन में, है कि नहीं। जैसे आप कोविड की वैक्सीन देखो, क्या हर उम्र में, बच्चों को तो लगी नहीं, लेकिन बच्चों को छोड़ के हर उम्र में वो लगी, तो इसको बोलते हैं अपन एडल्ट वैक्सीनेशन, है ना। वयस्क लोगों में भी ये लगना जरूरी है। तो ये से तो बीसीजी जो है बैसिलस कैलेमिटी ग्रुगिनिन, ये वो बैक्टीरिया है जो कि टीबी के लिए उत्तरदायित्व होता है। टीबी वैक्सीन है, वैक्सीन VACC, वैक्सीन की स्पेलिंग पूछ जाती है, वैकेंसी, वैक्सीन और वैक्यूम, ये स्पेलिंग पूछ जाती, काफ़ी आती है, वैकेंसी, वैक्यूम और अपने वैक्सीन। फॉर वयस्क एंड बुजुर्ग इनके लगे ही, अभी तक केवल बच्चों में ही लगती थी बीसीजी, टिटनस, हेपेटाइटिस, ये अब एडल्ट में भी लगते हैं ऐसे। ये वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स देखते हैं अपन, गुड हेल्थ फॉर ऑल, ये उसका हिस्सा 17-2030 SDG। अब नेक्स्ट अपन न्यूज देखते हैं वाह मंडे, WH है ना, ये वाह है। अरे वाह यार, मजा आ गया है। मजा यूं आ गया कि यार रोज प्रेस करके कपड़े पहनने की टेंशन होती थी कि यार ये सलवटें पड़ रही हैं, क्रीज पड़ रही हैं शर्ट के अंदर, प्रेस नहीं करी आज कपड़े। तो ये वाह मंडे है ना, कि इस दिन आपको विदाउट आयरन किए हुए कपड़े पहन के आने। वो किस लिए? क्योंकि आयरन करने के लिए प्रेस चाहिए, प्रेस चलेगी वो बिजली से, और बिजली से अपन करते हैं तो यार फिर बिजली बनाने के अंदर कोयले का प्रयोग होता है, तो मतलब वो कोयले से बिजली इसी कारण बन रही है क्योंकि तुमको चमचमाते हुए कपड़े, प्रेस किए हुए कपड़े पहन के जाने, जिनके अंदर कोई रिंकल्स नहीं। तो ये वाह मंडे क्या है? ये है रिंकल्स अच्छे हैं। वाह है ना, WAH, रिंकल्स का मतलब होती है वो सलवटे, ठीक है ना। तो कपड़े में सलट नहीं आए इसलिए प्रेस करते हैं अपन कपड़े। तो ये है कि रिंकल्स अच्छे हैं, रिंकल्स अच्छे हैं, वाह रिंकल्स अच्छे हैं। ये क्या है साहब कि प्रत्येक मंडे को आप कपड़े आयरन नहीं किए हुए कपड़े पहन के आओगे, क्लोथ, ऑफिस के अंदर, घर में नहीं। घर में तो कहाँ करते हैं अपन, ऑफिस वाले, घर वाले कपड़ों पे कोई नहीं करता प्रेस, ऑफिस वाले में। ऑफिस आओगे मंडे को, कपड़े बगैर प्रेस किए हुए पहन के आओगे। किसकी सर ये पहल है? CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है जिनका नाम क्या है? ये है कौन? कलाई सेल्फी, है ना। कलाई, ये कलाई पे मैंने घड़ी बांधी और उससे मैंने मेरी सेल्फी ले ली, तो कलाई सेल्फी, ऐसे कलाई से सेल्फी ले ली अपन ने। ये इनका इनिशिएटिव है, इनिशिएटिव शुरुआत, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, देखो आप, वहाँ मंडे, रिंकल्स अच्छे हैं, WAH किसकी? CSIR की पहल। इसरो, DRDO और अपने ICAR नहीं है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, CSIR है, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल। तो साइंटिफिक बात करी ना यार, ऐसे। कौन? कलई सेल्फी, ऐसे, ठीक है। तो ये अपन को रिंकल्स अच्छे के अंदर ये देखना है। दो चीजें देखने वाली, CSIR और इसकी फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर कौन? रुलाई सेल्फी। जैसे क्लाउड लेउडिसी देखा था अपन ने, मैक्सिको नहीं, वो उसमें मैक्सिको की तो राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी। क्लाउड लेउडी अपन देखा था, क्लाउड शी, अगस्त वाले अंतर्राष्ट्रीय में थी, पहली महिला राष्ट्रपति। क्लाउड सीडी आया था नाम, मैक्सिको, पनामा में थी शायद, पनामा। क्लाउड सीडी इस साइड में लिखा हुआ था ना, लेफ्ट साइड के अंदर, क्लाउड लेउडिसी, अगस्त इंटरनेशनल। मैक्सिको की थी, हाँ मैक्सिको की थी भाई, मलावी की हुई थी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हेलीकॉप्टर। मैक्सिको अपन ने पढ़ा था ना, मैक्सिको में फर्स्ट फीमेल राष्ट्रपति क्लाउड लेउडिसी, बिल्कुल। मैक्सिको मतलब
मिक्सी से आता, मिक्सी सी ऐसे। तो ये CSIR की पहली महिला डायरेक्टर, इनकी ये पहल है। वाह, रिंकल्स अच्छे हैं। ठीक है साहब, यहाँ तक आ गए अपन 6। 7वीं न्यूज़ अपन देखते हैं, भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? कैप्टन गोपी चंद थोटाकुरा। गोपी चंद थोटाकुरा, है ना। कूड़ा करकट मत कर देना अंतरिक्ष में, कूड़ा करकट कार्टो सेट अपन सेकंड वापस लाए, तो थोड़ा कूड़ा, है ना। पर्यटक हो, अंतरिक्ष पर्यटक हो, पर्यटक ज़्यादा कूड़ा फैलाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा कूड़ा फैलाना है। तो देखो कितनी अच्छी पहल है, थोड़ा कूड़ा। तो यह क्या आ जाएगा? थोटा कूटा, गोपी चंद थोड़ा कूटा। पी गोपीचंद अपने खिलाड़ी भी हैं, गोपीचंद फुलेला गोपीचंद। ठीक है, तो ये कैप्टन गोपीचंद थोटेटा है, भारतीय पायलट हैं, निवासी आंध्र प्रदेश के। पर्यटन कंपनी है ब्लू ओरिजन, इसके मालिक हैं अमेजोन के मालिक जो हैं जेफ बेजोस। ठीक है, अमेजोन जो अपने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, उसी कंपनी की ये सबऑर्डिनेट कंपनी ब्लू ओरिजन। ये पर्यटक भेजेगी अंतरिक्ष में। तो भारत की तरफ से जो पहले अंतरिक्ष पर्यटक हैं, अंतरिक्ष यात्री नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने राकेश शर्मा थे अंतरिक्ष की यात्रा पर। ये देख रहे हैं अपन, मतलब अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले तो ये दूसरे हो जाएंगे, लेकिन पर्यटक के रूप में पहले अंतरिक्ष यात्रा पे जाने वाले पहले भारतीय थे, वो तो कौन थे? राकेश शर्मा, विंग कमांडर राकेश शर्मा, है ना। तो ये अपने ये ऐसे ध्यान रखना है। कौन? कंपनी ब्लू ओरिजन, अमेजोन के संस्थापक जो हैं जेफ बेजोस, उनकी कंपनी है। मिशन का क्या नाम है? न्यू शेपर्ड्स 25। पूरे विश्व में उन्होंने 25 लोगों को चुना, न्यू शेपर्ड्स, नए जो आकार दे रहे हैं पर्यटन अंतरिक्ष को। कुल 5 सदस्य हैं, ठीक है। इसके अंदर इसमें एक भारतीय है, मतलब 5 जाएंगे। अभी चुने 25 है, 25 में 5 का चयन होएगा। तो इसकी जो अब भारत की तरफ जो चयन हुआ कौन है? गोपीचंद थोड़ा कूड़ा, ऐसे आ रख लो। अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय हैं। तो सर फिर पहले कौन थे? पहले अपन ने देखा विंग कमांडर राकेश शर्मा, ठीक है, विंग कमांडर राकेश शर्मा। रूस के जो रॉकेट था सोयूज, उसके माध्यम से अंतरिक्ष में गए थे 1984 में, ठीक है। फिर इंदिरा गांधी ने बर्थडे पे इनको विश किया था, पूछा था भारत कैसा दिखता है ऊपर से, तो उन्होंने वही बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा विंग कमांडर है, देखो फ्लाइट में आ गए लास्ट में। नेवी में देखा कोमोडोर, कैप्टन और एक कमांडर, ये कोमोडोर था, कोमोडोर। इसी को अपन इधर ट्रांसफर करते हैं तो एयर कोमोडोर। कैप्टन क्या हो जाता है यहाँ पे? ग्रुप कैप्टन। कमांडर क्या हो जाता है? विंग कमांडर, ये था BCLM से बड़ा नहीं। फिर अपन नीचे आते हैं तो विंग कमांडर के बाद स्क्वाड्रन लीडर वीर प्रताप सिंह, वीर ज़रा शाहरुख खान। फिर नीचे देखते हैं अपन स्क्वाड्रन लीडर के बाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट, और सबसे नीचे फ्लाइट ऑफिसर। और ऊपर जैसे यहाँ से ऊपर देखें, सबसे ऊपर एयरफोर्स, ये आपने क्या चल रहा है? एयरफोर्स चल रहा है, तो एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, है ना। एयर मार्शल बीच में, ऊपर नीचे 3-3 है दोनों, ऐसे हो जाएगा। तो ये विंग कमांडर है राकेश शर्मा, देख लो। और अपने भी जो 4 एस्ट्रोनॉट विंग दिए अपन ने पढ़ा था आगे अक्टूबर में कहीं, तो वो 3 तो विंग कमांडर थे, 1 स्क्वाड्रन लीडर है, नहीं 3 ग्रुप कैप्टन थे, 1 विंग कमांडर है, जो अभी नए एस्ट्रोनॉट विंग दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। 5 सदस्य जो हैं टोटल, इन सदस्यों के अंदर 5 जो चुने गए हैं, इनमें एक सदस्य का नाम है एड वाइट, जो कि 90 साल के हैं, और ये विश्व के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष पर्यटक हैं, और US एयरफोर्स के ये एक्स अधिकारी रहे हुए हैं। तो एड वाइट तो सबसे बुजुर्ग है जाने वाला, और भारतीय अपने गोपी चंद थोटा या थोड़ा कूड़ा। लॉन्च स्थल कहाँ से है? टेक्सास से है ना, फ्लोरिडा के पास ही टेक्सास है, तो वहाँ से। देखो टेक्सास वो जगह है अमेरिका की जो इक्वेटर के जितने पास जा सकते हैं उतने पास पहुँचते हैं। इक्वेटर से क्यों लॉन्च करते हैं? उसको जानने के लिए नेशनल अगस्त 2025 का देखो, इंटरनेशनल वाले में, इंटरनेशनल अगस्त 2025 के लास्ट में एक अंतरिक्ष में लाइन है जिसको अपन बोलते हैं कार्बन लाइन। कार्बन नहीं है ये, कार्बन लाइन है, KRMN, लेकिन कार्बन से याद रख लो, क्या दिक्कत है। ये क्या है? पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर होती है। यहाँ से बाह्य अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है 100 किलोमीटर से ऊपर, ठीक है ना। होती तो ट्रोपोस, मतलब यहाँ से यूँ मान लो ये सबसे नीचे लेयर होती है ट्रोपोस्फीयर,
उससे ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फीयर। तो स्ट्रेटोस्फीयर का लास्ट भाग होती है कार्बन लाइन, ठीक है। ये बाह्य अंतरिक्ष, आउटर स्पेस चालू हो जाता है यहाँ से। तो बोला ना अंतरिक्ष पर्यटक, तो अब ये कितने किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, मिनिमम 100 से तो ज़्यादा जाएंगे ऐसे। एक मिनट, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं कि सफ़र का कुल समय कितना है, 11 मिनट है। 11 मिनट में ये जाके वापस आ जाएंगे। भारतीय नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए जो अभी तक, वो कौन कौन है अपन देखते हैं। कल्पना चावला 2003 के अंदर, करनाल की रहने वाली थी, हरियाणा कोलंबिया शटल से गई थी, एनआरआई थी। सुनीता विलियम्स है, ये गुजरात की रहने वाली थी, ये पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। राजाचारी हैं, ये अपने माले, सॉरी ये मेल है, मेल के रहने वाले हैं, मतलब मेल के रहने वाले के मेल, नाम से यूँ लग रहा है कि ये फीमेल है राजाचारी, क्योंकि ऊपर दोनों फीमेल से, कल्पना चावला सुनीता विलियम्स, तो ये मेल है ना। और अभी यूएसए की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड है, मतलब अंतरिक्ष मिशन के लिए, और ये भी पीआईओ है। ये एनआरआई थी अपने सुनीता कल्पना चावला, बाकी पीआईओ है। एनआरआई का तो मतलब क्या, भारतीय नागरिकता थी आप खुद के पास, आपने छोड़ी और फिर दूसरे देश की पाई, तो नॉन रेजिडेंट इंडियन। पीआईओ क्या, आपके पास कभी भारतीय नागरिकता नहीं थी, आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो पीआईओ, कि मतलब आपके पिता या दादा परदादा भारतीय थे, वो यहाँ दूसरे देश जैसे अमेरिका में आए और फिर यहीं के होकर रह गए, अमेरिका के अलावा किसी भी देश में, मतलब आप खुद नहीं आए हो भारत से, आपके परदादा दादा परदादा दादा वो आए थे, पिता दादा परदादा, खुद आए हो तो एनआरआई है, वंशज हो उनके जो आए थे तो आप पीआईओ कहलाओगे ऐसे। तो राजाचारी सुनीता विलियम्स पीआईओ है, कल्पना चावला एनआरआई थी ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये इससे जुड़ी हुई बातें थी, किससे, गोपीचंद थोड़ा कूड़ा से। फिर तो लोकसभा है ना। तो इसके अंदर अपन ने ये देखी है, भारत का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक, यात्री नहीं, यात्री तो क्या हो गया, दूसरा हो गया, राकेश शर्मा गए थे, वो अंतरिक्ष स्टडी करने के हिसाब से गए थे, गोपीचंद थोड़ा ये घूमने के हिसाब से, ठीक है। इसमें ये वाली चीज अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं न्यूज़ जो है 18th लोकसभा, वैसे ये अपन ने डिटेल में देखी है अगस्त 2024 के नेशनल में, लेकिन यहाँ भी एक दूसरे एंगल से अपन देख लेते हैं उसमें क्या कम है ऐसे। अब नेक्स्ट न्यूज़ अपन देखते हैं 18वीं लोकसभा। वैसे तो अपन ने अभी देखो अगस्त वाली जो देख के आए उसमें और देखा था, मंत्रिपरिषद वाला देखा था, उसमें 15% है कि नहीं। अब उससे पहले का कुछ देख लेते हैं। गठबंधन सरकार है, मतलब किसी दो या दो से ज़्यादा के मिलन से बनी, अकेले नहीं बनाई। गठबंधन का नाम एनडीए है और एनडीए को स्पष्ट बहुमत है, ना कि बीजेपी को। लिखा हुआ बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं है। गठबंधन बीजेपी के पास तो अपन देखा था कितनी सीटें, मतलब सीटों में अपन जैसे देखेंगे, ये देख लो बीजेपी के पास ये मतलब 50% जैसे अपन निकाले 543 का 50% होता है 272 सीटें हैं इनके पास, 240, 30 सीट, 32 सीटें से तो कम, 32 + 1 33 सीटें कम है इनके पास बहुमत से। तो स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं है, ये जो एनडीए अलायंस है उसको स्पष्ट बहुमत है। तो इसका मतलब गठबंधन की सरकार है। तो सर फिर गठबंधन में कौन कौन है हमें बताएं, उसके पास कौन कौन सी सीटें हैं, तो देख लो। जो गठबंधन में है सबसे पहले बीजेपी सबसे बड़ी 240, स्पष्ट बहुमत नहीं है। स्पष्ट बहुमत क्या होता है, कुल सीट 543 है अपने जिन पर चुनाव होता है, ठीक है ना। 543 543 का 50% 271 +1 बहुमत होता है, 50% 50-50 हो गया, 50% से एक ज़्यादा, मतलब 272 होनी चाहिए, है 240 ही, तो 32 कम हो गई ना आपके पास। अब फिर ये गठबंधन सीन में आया। सबसे इंपॉर्टेंट है टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी। इसके 16 एमएलए हैं, सॉरी एमपी है यहाँ पे, और इसके नेता है चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश में इस समय सीएम। बड़ा तख्ता पलट हुआ आंध्र प्रदेश में, वाईएसआर कांग्रेस, उड़ीसा और कांग्रेस, उड़ीसा में 24 साल पुराना, इधर ही आई। दूसरे इनके मेंबर हैं जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। इसके 12 एमपी हैं और इसके नेता है नीतीश कुमार, जो वर्तमान में बिहार के सीएम है। काफ़ी लंबा टेन्योर हुआ, नीतीश कुमार आएंगे देखेंगे। चौथे सहयोगी है शिवसेना, 7 एमपी है, एकनाथ शिंदे, ठीक है। ये सीएम रहे हुए हैं महाराष्ट्र के 2022 से 24, फिर अभी नेक्स्ट ओनर देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी, ठीक है। इसके 5 एमपी इनके पास है, रामनिवास पासवान,
यहाँ पे अपने इसके नेता हैं, और रामनिवास पासवान की बेटी अपन जैसे देखेंगे कैसे सबसे युवा, ठीक है। तो ये गठबंधन है ना, ये ध्यान में रहना चाहिए। देखो क्योंकि कभी भी जैसे नरेंद्र मोदी की फोटो आती है तो आप इनके ये एमपीज जैसे जो हैं इन पार्टीज़ के आप आसपास बैठे देखे पाओगे, खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू और ये नीतीश कुमार ऐसे। तो टीडीपी जब मैंने पढ़ाया था अगस्त में, तो टीडीपी के प्लस में नीचे लिखा हुआ था प्लस एनडीए, ये मतलब ये एनडीए में सहयोग कर रहे हैं केंद्र के अंदर ऐसे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या विपक्ष का जो गठबंधन है, विपक्ष में कांग्रेस है, तो कांग्रेस डोमिनेटेड जो गठबंधन है उसको अपन इंडिया बोलते हैं, इंडिया अलायंस जैसे बोला जाता है। तो ये क्या है, देखो आई से इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये इंडिया बना INDI, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। जैसे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वैसे इंडिया क्या है INDI, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस INDI। इसमें कौन कौन है साहब, सबसे बड़ी तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये दोनों कम्युनिस्ट हो गए अपने CPI CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट, DMK, ये साउथ तमिलनाडु में जो द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, ऐसे समझ गए। फिर 18th लोकसभा जो अभी अपन देख रहे हैं 2024 से 29, उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं निर्विरोध निर्वाचित, जो निर्विरोध का मतलब उसके सामने कोई नहीं था, वो एक अकेला ही था, तो भाई अकेला ही था तो तुम जीत गए ना चुनाव, ठीक है। निर्विरोध निर्वाचित हुए कौन, मुकेश दलाल, किस सीट से, सूरत सीट से, बीजेपी के हैं। तो सर ऐसे कैसे हुआ कि कांग्रेस ने खड़ा ही नहीं किया, अरे कांग्रेस ने खड़ा किया था, कांग्रेस उम्मीदवार का, लेकिन उसका नामांकन खारिज हो गया था, सूचना गलत दी तो खारिज हो गया नामांकन, फिर एक ही बच गए ये, बाकी कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए। तो मुकेश दलाल क्या हो गए, एकमात्र हैं जो अपन देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में इस वाले 18वीं लोकसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए। कहाँ से, सूरत से। तो इनकी सूरत देख लो, इनकी शक्ल देख लो, ऐसे निर्विरोध निर्वाचित हुए, यूँ याद रखो। ये ओवरऑल 38वें निर्दलीय विधायक हैं, ओवरऑल MP हैं, ओवरऑल अभी तक 18वीं लोकसभा, मतलब टोटल पहली से 18वीं लोकसभा तक। फिर अपन देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी साथ में चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में हुए थे 18वीं लोकसभा के साथ, सिक्किम, अरुणाचल, 2 और 3 याद है, प्रेम और प्रेमा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। अरुणाचल विधानसभा में भी 10 MLA जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए, ठीक है। 7 चुनाव हुए इसके लोकसभा के 4 राज्यों के अंदर हुए, देख लो, अरुणाचल सिक्किम 2 ऊपर, आंध्र प्रदेश उड़ीसा 2 नीचे। फिर अपन जैसे देखते हैं कि सबसे युवा सांसद कौन बनाई 18वीं लोकसभा में, पुष्पेंद्र सरोज, ठीक है, पुष्पेंद्र सबसे युवा है। तो ऐसे नाम लग रहा है कि आधा पुरुष आधा मेल, ऐसा नाम, ऐसे पुष्पेंद्र सरोज, पुष्प दिया सरोज को। कहाँ से है साहब, ये वाराणसी से। क्या उम्र है, 25 साल 3 महीने। उम्र मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे युवा है। तो वैसे तो अपन अपनी जैसे युवा पॉलिसी में देखें 18 से जो 25 साल का है वो युवा कहलाता है। तो सर ये तो 18 साल से ज़्यादा है ना, तो युवा कैसे हो गया? वो इसलिए है क्योंकि लोकसभा की जो मिनिमम आयु है लोकसभा की, लोकसभा सदस्य बनने की, वोटर की नहीं, वोटर की तो 18 साल है, लेकिन लोकसभा सदस्य आप चुने जाओ उसके लिए आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए कितनी है मिनिमम एज? 30 साल है। तो साहब इनकी एज कितनी है देख लो, जो एलिजिबिलिटी है उससे मात्र 3 महीने ज़्यादा है। जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरा ना उस समय की बात है, ये जीते उस समय की नहीं, रिजल्ट आए उस दिन की नहीं, नॉमिनेशन जिस दिन भरा था उस दिन आपकी उम्र 25 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो कितनी थी देख लो, 25 साल 3 महीने। 25 साल से कम हो तो नॉमिनेशन ही नहीं भर पाते, ये देख लो। तो इसलिए मैंने ईयर लिखी है। कहीं आप सोचोगे और यार 18 का ही बनवा, 18 साल का हूँ मैं सबसे युवा बनूंगा। बुद्धू पहले एक बार नियम तो जान ले, पहले 25 का हो जाए उसके बाद नामांकन भरेगा तेरा, नहीं खारिज हो जाएगा, फिर वो मुकेश दुलाल निर्विरोध जीत जाएगा। पहले नियम जान लो भैया। फिर देख रहे हैं कि ये तो हुआ मेल था। फीमेल शाम भावी समस्तीपुर से जीती है बिहार में, लेकिन किस पार्टी की है ये लोक जनशक्ति पार्टी की ये है। वही लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान आए थे भी 5 सांसद से एनडीए में सपोर्ट कर रहे हैं। ये
सर इनकी एज देख लो कितनी, 25 साल 11 महीने, जो योग्यता है उससे 11 महीने ज़्यादा थी। मैं देख लो, मिनिमम एज बताए लोकसभा राज्यसभा 25 और 30। देखो अब राष्ट्रपति के लिए कितनी है मिनिमम एज, ढूंढो और उसमें लिखो यहाँ पे PR एंड VPR, मिनिमम एज क्या है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि मत अंतर सबसे ज्यादा और सबसे कम कहाँ रहा है। सबसे ज्यादा मत अंतर जो अब रिकॉर्ड बना है 11,05,000 वोटों का, किसमें, शंकर लाल पानी इंदौर से जीते हैं ये। शंकर लाल, और इंदौर शहर अपन जैसे देख ही रहे हैं, लगातार 7वीं बार ये सबसे स्वच्छ शहर भारत का आया है। शंकर लाल पानी, जिसमें ज़्यादा मतांतर, सबसे कम 48 वोटों का फर्क है केवल रविंद्र नॉर्थ वेस्टर्न उत्तर पश्चिमी मुंबई सीट से इन्होंने जीता चुनाव। तो देख लो कहाँ 48 और कहाँ 11 लाख। CP जोशी तो अपन देखते हैं कि 1 वोट से हारे थे अमरनाथ द्वारा सीट से, ऐसे यहाँ पे 48 है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में फिर कंटिन्यू है। कंटिन्यू में अपन देखते हैं आगे क्या, जेल से चुनाव जीता है ना, जेल के अंदर थे कौन, अमृतपाल संधू, ये खालिस्तान समर्थक है। तो सर फिर जेल में रहते कैसे, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत बंद है, बाहर रहेंगे तो हो सकता है उपद्रव करें, ये ऐसे। कुल सीटें जिन पर चुनाव हुआ 543 है। लोकसभा की जो सेक्शन स्ट्रेंथ है वो 550 है आज की तारीख में, 2 एंग्लो इंडियन हट गए, 550, लेकिन चुनाव कितनों पे होता है, 543 पे होता है आपने। ठीक है, ऐसे 7 ऐसा नहीं है कि खाली हैं चुनाव नहीं हुए, 7 किसी राज्य को दी नहीं है अभी तक हमने, कल को जरूरत पड़ेगी तो दे देंगे, है ना, ऐसे। वैसे ये जो अभी तक सीटें अपने लोकसभा की ये 2026 तक फ्रीज हैं, इनमें चेंज नहीं हो सकता। जैसे राजस्थान को 25 मिली हुई है लोकसभा की, 10 मिली हुई राज्यसभा की, कोई चेंज नहीं हो सकता इनमें 2026 तक, उसके बाद होगा चेंज होगा। महिलाएं कितनी चुनी गई, 73 चुनी गई, जो कि कुल का कितना है, 13% है। कुल कैसे, 73/543 गुणा 100 तो 13% आई। जैसे अपन ने देखा था वो जो QS रैंकिंग थी, क्वा रैली साइमंड रैंकिंग, भारत के मात्र 46 इंस्टीट्यूशन थे 1500 में से, तो वो 3% इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड के टॉप 1500 इंस्टीट्यूशन में आते हैं, इंडिया के केवल 3%, देख लो। तो 13% जो आज कुल सांसद है 543 में से मात्र 13% महिलाएं हैं। 13% कितनी, 73। तो देखो 13 को 73 बना सकते हैं ना अपन आराम से, ये बना दिया ना 70। ऐसे याद रखो, 70 लोकसभा में यही कितनी थी, 78 थी, तो मतलब -5 हो गई, 17 से 18 आने में कम हो गई ना। 78 में से 5 माइनस करेंगे तो 73 हो गया, ऐसे समझ गए, ये चीज है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है 73 13% वाला, पूछा जाता है। अब अपन देखते हैं कि 8th टाइम MP बने 8वीं बार कौन, वीरेंद्र टिकमगढ़ MP से। ठीक है, वैसे MP में अपन ने इंदौर भी देखा था, लाल पानी, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा मतांतर था 11 लाख। नोटा का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ वो इंदौर से हुआ 2 लाख। तो आप देख लो वो जो इंदौर से जीते हैं अपने लाल पानी, तो वो देख लो नोटा के भी इतने वोट पड़े, उसके बाद भी उन्होंने रिकॉर्ड मतांतर उनका आया है। तो देख लो मतलब कितनी पॉपुलरिटी इस व्यक्ति की होगी। राहुल गांधी 2 जगह से लड़े, रायबरेली और वायनाड, लेकिन अभी उपचुनाव हुए तो उसमें आपने देखा कि ये सीट खाली करी थी राहुल गांधी ने, और फिर यहाँ से इनकी सिस्टर प्रियंका गांधी जीती। यूपी बहुत ही एक अचंभा कह लो, चाहे वास्तविकता कह लो, कुछ ही कह लो, BSP ने टोटल 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, 80 के 80 पे चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी नहीं जीती, नील जीती खाली। ये वही BSP जो कभी CM रही हुई है लगातार यूपी की। आज देख लो क्या हालत वहाँ हुई है। तो सिर्फ मूर्ति बनाने से, प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड लेवल पे जब तक नहीं करोगे गरीब के लिए काम, परेशान हो रहा उसके लिए काम, कितनी मूर्ति बना लो, कितने स्टैचू बना लो, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता आज विकास चाहती है, परिवर्तन चाहती है, राजनीति नहीं चाहती है। किसी का नाम का प्रयोग करके ज़्यादा दिन आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऐसे ये देख लो असलियत, समझ गए। 3rd टाइम लगातार प्रधानमंत्री बनने वाले
है ना, थर्ड टाइम, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री वाले मोदी कौन से हैं? दूसरे। तो सर पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और बीजेपी के लगातार बनने वाले दूसरे हैं। बीजेपी के लगातार बनने वाले पहले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सॉरी, लगातार नहीं बने, मतलब बीजेपी के 2 बार से बाद ज़्यादा बनने वाले प्रधानमंत्री। पहले अटल बिहारी वाजपेयी बन चुके हैं, है ना, 13 महीने, 3 महीने और फिर 5 साल। ठीक है, और ये 3 बार प्रधानमंत्री बनने वाले बीजेपी के दूसरे हैं, और लगातार 3 बार बनने वाले भारत के दूसरे हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू। अगस्त वाले नेशनल में देखो बहुत अच्छा है ये चीज़, और है ना, ये नेशनल ये था इसका। फिर आगे अच्छा नेशनल में यही है डेढ़ पन्ने में। तो ये नेशनल था अपने जुलाई का। रिवीजन कर लेते हैं साहब। आओ, यूएन मिशन में भारतीय अधिकारी की मृत्यु हुई थी, कौन? काले याद रखो, ठीक है, तो मतलब आपने अपनी छवि काली कर ली ना ये। फिर क्या? वैभव अनिल काले, ठीक है, वैभव बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस वैभव को काला कर दिया यूएन पीस कीपिंग की सेना पे हमला करके, उसकी पुलिस पे हमला करके, यूएन मिशन की पे। वैभव अनिल काले। छत्तीसगढ़ ने सीबीआई को पहले नो था, यस कर दिया, अभी भी नो है। सीबीआई को चाहिए होती है, सीबीआई की स्थापना, सीबीआई को परमिशन चाहिए होती है 63, 56, 2009। डीओपी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ। स्मार्ट टॉर्पीडो मदद करेगा, वो मिसाइल टॉर्पीडो को आगे तक ले जाएगा। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल, बीसीजी टीका एडल्ट, वहा मंडे, रिंकल्स फ्री मंडे, किसकी पहल? CSIR। और फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर, कलाई पे घड़ी बांधी और सेल्फी ली, कलाई सेल्फी, है ना। तो अब कलाई पे अपन बांध रहे हैं तो कलाई पे ये कमीज भी दिखाई दे रही है, तो रिंकल्स फ्री, ऐसे याद रखना है। CSIR इंडस्ट्रियल हो गया ना, सेल्फी ले रहे हैं, इंडस्ट्रियल काम है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल। कलाई पे बंधी हुई घड़ी से आप सेल्फी ले रहे हो तो एक वैज्ञानिक काम है ना, कोई कैमरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सेल्फी आ रही है, तो ये साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल कैपेसिटी दिखा रही है इस घड़ी की, ऐसे याद रखना। पहला अंतरिक्ष पर्यटक गोपी चंद थोड़ा कूड़ा, पर्यटक के रूप में जा रहे हो लेकिन थोड़ा कूड़ा डालना, थोड़ा कूड़ा, आंध्र प्रदेश के। दूसरे भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले पहले राकेश शर्मा, विंग कमांडर। कार्बन लाइन बताई मैंने, सारा देखा ही अपन ने, ये है सारा। इंडियन जो अभी तक गए हैं नासा की तरफ से अमेरिका, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स और राजी चारी। 18वीं लोकसभा में अपन देखते हैं गठबंधन है बीजेपी के साथ, जो सबसे है क्रम में अपन देखें TDP, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना और लोक जनशक्ति पार्टी। सब ज़्यादा TDP के ही हैं, चंद्रबाबू नायडू, देन अपने जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार, ठीक है। गठबंधन है, सारा देखा ही अपन ने। जो निर्विरोध चुने गए हैं मुकेश दलाल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर 10, अरुणाचल प्रदेश के CM प्रेमा खांडू जो कि तीसरी बार बने हैं, सिक्किम के दूसरी बार। सबसे युवा पुष्पेंद्र सरोज वाराणसी, सबसे युवा फीमेल संभावी समस्तीपुर बिहार लोक जनशक्ति पार्टी। युवा से मतलब है 25 साल यहाँ पे, क्योंकि 25 साल एलिजिबिलिटी है, 25 साल से कम उम्र है तो आप तो नामांकन ही नहीं भर सकते लोकसभा। मतांतर यही शंकर लाल पानी, कहाँ से? इंदौर से, और इंदौर से और क्या, सबसे ज़्यादा नोटा कहाँ से पड़े? इंदौर में ही, ऐसे याद रख लो। सबसे कम अंतर जो जीता रविंद्र, नॉर्थ वेस्टर्न मुंबई। जेल से अमृतपाल संधू, खालिस्तान समर्थक। कुल सीटें 543, महिलाएं कितने बची थी? 73, जो कि कुल का कितना है? 13%। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। जितने भी इंपॉर्टेंट अपन ने बताया ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू 18th लोकसभा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 13%। 18 को यूँ कर देंगे 13, पिछली बार से 17 लोकसभा 5 कम है। एटा MP वीरेंद्र टिकमगढ़, नोटा सर्वाधिक प्रयोग इंदौर, राहुल गांधी रायबरेली वायनाड। देखो रा से राहुल, रा से रायबरेली, याद। UP BSP एक भी नहीं, थर्ड टाइम मोदी दूसरे, पहले नेहरू, ठीक है। तो इसका रिवीजन रखो जिससे अच्छी समझ में आए चीज़ें। नेक्स्ट अपन देखेंगे इंटरनेशनल जुलाई 24 का।